हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है कि जो अर्थ है उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स जोन होते हैं और इसी को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला जो जोन है हमारा वो है लिथियोस्फेयर। जो लिथियोस्फेयर है वो अर्थ का सॉलिड पार्ट होता है और ये रॉक्स से, अर्थ के क्रस्ट से और जो थिन लेयर होती है सॉइल की, उससे बनता है। सबसे टॉप की जो इसकी लेयर होती है वो सॉइल की लेयर होती है और उसी सॉइल में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे उन्हें सस्टेन करते हैं, उन्हें लाइफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे प्लांट्स को लाइफ प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स फिर फर्दर एनिमल्स को लाइफ प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो लिथियोस्फेयर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है अर्थ का सरफेस जो लैंड मासेस हैं और दूसरा है ओशन बॉडीज़। जितने भी दुनिया के ओशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जो सी वाटर होता है, जो भी ओशंस है, सी वाटर है, उसका लेवल सेम रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर ऊंचा होगा कहीं पर नीचा होगा, सबका लेवल बिल्कुल सेम रहता है। और जो जो लैंड होती है हमारी, उसकी ऊंचाई को जब हम नापते हैं, उसके एलिवेशन को हम नापते हैं सी के लेवल से, ठीक है। और इस स्केल को ज़ीरो से लिया जाता है। जो भी जगह ऊंची है, मान लीजिए कि मुंबई है, तो मुंबई का लेवल हम कैसे नापेंगे? सी के लेवल से नापेंगे कि वो कितना ऊंचा है सी से। जो दुनिया की हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, जो सी से कितनी ऊंचाई पर है? 8,848 मीटर्स अबव है। और जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है, द ग्रेटेस्ट डेप्थ में है जो, उसका नाम है मरीना ट्रेंच। ये पैसिफिक ओशन में है और इसकी गहराई है 11,022 मीटर्स। मतलब कि ओशन से नीचे है, ये गहराई में है, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट्स की बात आती है तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स से, जैसा कि हम जानते ही हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये टोटल लैंड एरिया को कवर करता है 1/3। मतलब पूरे जितना भी लैंड एरिया है दुनिया में, उसका 1/3 एशिया में है। एशिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है और नॉर्थन हेमिस्फेयर में ज़्यादातर वो पड़ता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। एशिया इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन। जो एशिया है और जो यूरोप है उन्हें कौन अलग करता है? यूरल माउंटेन अलग करते हैं, जो कि वेस्ट में है। एशिया और यूरोप के कंबाइन लैंड को कहते हैं यूरेशिया। अब नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप बहुत छोटा है एशिया से और यूरोप वेस्ट में पड़ता है एशिया के वेस्ट में यूरोप कॉन्टिनेंट है और यहाँ से आर्कटिक सर्कल पास होता है। ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है यूरोप। फिर अफ्रीका है। अफ्रीका दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। अफ्रीका में इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड रन करती है थ्रू आउट द अफ्रीका, इसके मिडिल में से कॉन्टिनेंट के। और अफ्रीका का ज़्यादातर पार्ट नॉर्थन हेमिस्फेयर में है और यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों लाइंस पास होती हैं। अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है और वर्ल्ड की ये जो है सहारा डेजर्ट, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे हॉट डेजर्ट है। और अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी रिवर भी है जिसका नाम है नाइल रिवर। अब नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का और ये लिंक है किससे? साउथ अमेरिका से। अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। जो पनामा आइलैंड है वो कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को। एक छोटी सी स्ट्रिप, ठीक है, जो आपको मैप में एक छोटी सी स्ट्रिप दिखेगी वो इस्थमस ऑफ पनामा की होगी, पनामा आइलैंड की, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। जो नॉर्थ अमेरिका है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ की साइड पर पड़ता है और ये तीनों तरफ से पानी से, ओशन से घिरा हुआ है। अब साउथ अमेरिका की बात आती है तो साउथ अमेरिका का नाम साउथ अमेरिका इसलिए है क्योंकि ये साउथ हेमिस्फेयर में पड़ता है। यहाँ पर वर्ल्ड के जो लॉन्गेस्ट माउंटेन की रेंज है, एंडीज़ माउंटेन, वो एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेज़न। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये पूरी तरह से साउथर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। ये चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। अब लास्ट है हमारा अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका है जो साउथर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है और इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। सबसे ये जो है अंटार्कटिका ये एक बड़ा कॉन्टिनेंट है और इस साउथ पोल में ज़्यादातर इसका पार्ट लोकेटेड है। ये पूरे साल मतलब हमेशा से ये बर्फ़ से ही ढका हुआ है। ये कवर रहता है थिक लेयर से ऑफ आइस शीट। जो बड़ी बड़ी ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ की शीट्स होती है, ये हमेशा उससे ढका रहता है। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पे ह्यूमंस नहीं रहते हैं, पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर्स बना रखे हैं, रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं। जैसे कि अंटार्कटिका में इंडिया ने भी अपना एक रिसर्च सेंटर बनाया था जिसका नाम था मैत्रियन दक्षिण गंगोत्री। फिर है हाइड्रोस्फेयर। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज़ विथ लैंड। दुनिया का 71% पानी अर्थ पर है, मतलब कि जो भी हमारी अर्थ है उसमें जो सबसे ज़्यादा वो किससे बनी हुई है, वाटर से बनी हुई है। 71% उस पर वाटर ही है और 29% उस पर लैंड है। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म। जो हाइड्रोस्फेयर है उसमें हर तरह का पानी इंक्लूड है, वो चाहे ग्लेशियर वाला वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन। दुनिया का 97% जो वाटर है अर्थ पे, जो 97% वाटर है वो सिर्फ ओशन का ही वाटर है और इसको हम पी नहीं सकते, ह्यूमंस इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओशन वाटर इज़ नॉट हेल्दी फॉर ह्यूमन। सो अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट। और जो बाकी का 3% वाटर है जो पीने लायक है वो किस फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, आइस शीट की फॉर्म में, और कुछ वाटर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो जो ह्यूमन है या तो वो रिवर का पानी पी सकते हैं, ग्लेशियर से जो फ्रेश वाटर हमें मिलता है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, बट ओशन वाटर को हम कंज्यूम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओशंस। सो अब हम ओशंस को जानते हैं कि वो कितने ओशंस हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओशंस है जो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फेयर का, और जैसा कि हम जानते हैं कि सारे ओशंस इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो द ओशंस, द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशंस वाटर आर वेव्स, टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। जो ओशन की मूवमेंट होती है वो 3 तरीके से होती है। एक तो वेव्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी वेव्स आती है, जैसे कि आप कभी बीच वगैरह पर गए होंगे तो आपने देखी होगी। टाइड्स आती हैं जो कि एक पीरियोडिक ओशन का अप डाउन होता है। और फिर ओशन करंट होते हैं जो पूरा सर्कुलेशन होता है ओशन का। सो ये 3 मेजर मूवमेंट होते हैं ओशन के। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी अर्थ है उस पर जो मेन 5 ओशंस है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पैसिफिक ओशन। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है और ये स्प्रेड है 1/3 ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जो 1/3 पार्ट है वो सिर्फ पैसिफिक ओशन है। मरीना ट्रेंच है यहाँ पर पैसिफिक ओशन में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था मरीना ट्रेंच के बारे में, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। जो पैसिफिक ओशन है वो कैसा है, सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। जो पैसिफिक ओशन है उसके सराउंड कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। फिर है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन दुनिया का 2nd लार्जेस्ट ओशन है और ये एस शेप में है ये। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। और ये जो हमारा अटलांटिक ओशन है ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से के मतलब कॉन्टैक्ट में है। द एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑफ द ऑन द ईस्टर्न साइड। और ईस्ट साइड से ये यूरोप एंड अफ्रीका के कॉन्टैक्ट में आता है। दिस इरेगुलर and indented coastline provide ideal location for natural harbors and port. It is busiest ocean। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बिजिएस्ट कंट्रीज़ है जो इसके सराउंड है, तो इसकी वजह से इसको बिजिएस्ट ओशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस ओशन के बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स हैं। यहाँ से ज़्यादातर हमारे कार्गो का या शिपिंग ट्रेड होती है, वाटरवेज होते हैं, यहाँ से ज़्यादातर लिंक्ड है, इसलिए इसको बिजिएस्ट ओशन बोलते हैं। उसके बाद इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन जो है वो कंट्री के नेम पे पड़ा है, इंडिया के नाम पे। आपने देखा भी होगा कि जो इंडिया मैप में कभी देखा होगा कि जो इंडियन ओशन है वो इंडिया के नीचे ही लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा है। नेक्स्ट है अब इंडियन ओशन के बारे में। ये जो इंडियन ओशन है वो शेप है उसकी ट्रायंगुलर। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया। और नॉर्थ की साइड पे ये एशिया से बाउंड है, एशिया से घिरा हुआ है।
इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो ये वेस्ट में अफ्रीका एंड ईस्ट में ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। द साउथर्न ओशन, अब साउथर्न ओशन की बात करते हैं। एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो साउथर्न ओशन है वो ज़्यादातर किसके आसपास है, अंटार्कटिका के आसपास है, और थोड़ा आगे जाके 60 डिग्री लैटिट्यूड तक भी फैला हुआ है अंटार्कटिका से। द आर्कटिक ओशन इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। जो आर्कटिक सर्कल है अर्थ पे, आर्कटिक ओशन वहाँ पर उसकी लोकेशन है अर्थ पे, एंड ये नॉर्थ पोल की साइड पर है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नॉन एज बेरिंग स्ट्रेट। और ये जो आर्कटिक ओशन है ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है बाय नैरो स्ट्रेट जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, एंड इट इज़ बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और ये किससे कनेक्टेड है, नॉर्थर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका में और यूरेशिया से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग एंड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डायरेक्ट सनरेज। जो अर्थ है वो सराउंडेड है किससे, ऊपर की तरफ अगर हम अर्थ पे जाए तो जो अर्थ का अपर पार्ट है वो सराउंडेड है लेयर ऑफ गैसेस से, ठीक है। तो ये जो लेयर ऑफ गैसेस है ये एक तरह का ब्लैंकेट है, एक थिन ब्लैंकेट है जिसमें सारी गैसेस होती है जो हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं। दूसरा ये जो ब्लैंकेट है ना अर्थ पे, जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का एक ब्लैंकेट है, एक लेयर है, ये हमें बचाता है सन की यूवी रेस से, डायरेक्ट रेस से हमें बचाता है। अगर ये ब्लैंकेट ना हो, ये लेयर ना हो तो सन की सीधी जो किरणें हैं, जो रेज़ है वो हम पर सीधा पड़ेगी, और जिसकी वजह से हमारी स्किन और हमारी जो भी वेजिटेशन वगैरह है उसे हार्म हो सकता है। The atmosphere extends up to height of about 1,600 km. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो कितनी बड़ी है, वो 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। द एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। और ये जो एटमॉस्फेयर है अब इसकी भी 5 लेयर्स हैं, तो हम इसे वन बाय वन स्टडी करेंगे। These layers starting from अर्थ surface are called the troposphere. तो अर्थ के सरफेस से ये सारी लेयर्स स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड लास्ट है इसकी एक्सोस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज composed mainly of nitrogen, oxygen which make up about 99% of clean dry air. जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेज है, नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर पे है एंड सेकंड पर है ऑक्सीजन, और 99% यही गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो वो 78% है, ऑक्सीजन हमारी 21% है, एंड जो अदर गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन्स एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। और ये जो भी है बाकी की गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन्स और अदर गैसेस ये सिर्फ 1% है। ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन है वो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन से ही, ब्रीथिंग करते हैं। और जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, जैसे कि प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय अर्थ। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी अर्थ का रेडिएशन होता है, हीट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे अपनी तरफ खींच लेती है। देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करें ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ओरिजिनेट ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा हीट बढ़ेगी अर्थ पे, जो कि लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को उगाना चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन रहे। The density of the atmosphere varies with height. It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, जैसे कि सी लेवल पे वो ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो कम होती जाएगी। इसलिए कभी भी जो माउंटेन को क्लाइंब करते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाते हैं ताकि उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऊपर जाकर ना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है।
क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है, उसकी थिकनेस है, वो धीरे 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 ऊपर जाते जाते कम होती जाती है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। अब जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ पे एक प्रेशर भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो एयर और जो विंड होती है वो फ्लो करती है कम ज़्यादा। तो किसी किसी जगह पर ये जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और किसी किसी जगह पर ये प्रेशर बहुत कम होता है, और इसी प्रेशर की वजह से एयर और विंड मूव करती है, जैसे कि मैंने बताया था। फिर है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। अब सबसे ज़्यादा लाइफ जो अर्थ पर है वो बायोस्फीयर में है। द बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जो कॉन्टैक्ट है किसका, लैंड का, वाटर का एंड एयर का। बायोस्फीयर इन तीनों को जोड़ता है, और हम जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स वगैरह हैं, हम सब बायोस्फीयर में ही रहते हैं, क्योंकि यही हमें लाइफ देता है। There are several species of organism that vary in size from microbes to bacteria to huge mammals. All the living organism including human are linked to each other. जितने भी हमारी स्पीशीज़ है अर्थ की, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया है या एक बड़ा सा हाथी है या ह्यूमंस है, प्लांट्स हैं, हम सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, और हम सब डिपेंड है किस पे, बायोस्फीयर पे, अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें अकोमोडेशन मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलती है, फूड मिलता है, इसलिए हम सब कहाँ रहते हैं, बायोस्फीयर में, और एक दूसरे पे डिपेंड हैं हम। The organism in the biosphere may broadly be divided into plants kingdom and animal kingdom. अब जो बायोस्फीयर में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो है प्लांट्स किंगडम और दूसरा है हमारा एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर। अब जो हमने थ्री डोमेन्स पढ़े हैं अर्थ के इस चैप्टर में, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे को इफ़ेक्ट भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के नोट्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।